Kindly subscribe our channel for more videos. Thank you. वेलकम टू लीगल एकेडमी फ्रेंड्स। आज हम दी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरायानामा यानी टेनेंसी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, उसकी रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने किरायानामा करना है तो उसमें किस किस तरह की बातों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट के ऊपर। टेनेंसी एग्रीमेंट का मतलब है किरायानामा। पहले तो किराएदारी पे मामला करते हुए कुछ लोग ओरल एग्रीमेंट कर लेते थे, कुछ लोग रजिस्टर्ड कर लेते थे, और जो लोग बहुत कॉन्शियस थे वो रेंट एग्रीमेंट को ना सिर्फ लिखते थे बल्कि उसको रजिस्टर भी करवाते थे। लेकिन अब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के आने के बाद किरायानामे का तहरीर करना और उसको रजिस्टर करवाना निहायत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सेक्शन 5 के मुताबिक कोई भी शख्स अपना प्रॉपर्टी, अपनी जगह उस वक्त तक किराए पे नहीं दे सकता जब तक वो लिखा हुआ किरायानामा ना कर ले और उसको रजिस्टर ना करवा ले। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी सेक्शन 5 में ही बताया है। सबसे पहले तो आप अपना किरायानामा तहरीर करेंगे और उसके बाद उस किरायानामे को रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रेंट रजिस्ट्रार कौन होगा। रेंट रजिस्ट्रार बेसिकली रेंट के जो स्पेशल जज हैं उन्हीं के पास रेंट रजिस्ट्रार की भी डेजिग्नेशन है। वो जब आप उनके पास किरायानामा रजिस्टर होने के लिए पेश करेंगे तो वो एज अ रेंट रजिस्ट्रार आपका किरायानामा देखेंगे और उसके पर्टिकुलर्स अपने रजिस्टर में एंटर करेंगे, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे और उसके साथ ये एक अटेस्टेशन प्रोसेस खत्म होगा। अब यहाँ पे पहले अटेस्टेशन प्रोसेस से मुराद ये है कि इस कानून के तहत दो तरह की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले तो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश होकर अपना किरायानामा रजिस्टर करें, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, उसके मुताबिक आपने अपना जो किरायानामा है वो रजिस्टर करवाना है बिफोर सब रजिस्ट्रार। अब 2017 में बहावलपुर बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके मुताबिक जितनी भी रेंट रजिस्ट्रार के पास जो ताकत थी, जो पावर्स थी, जो इख्तियारात थे किरायानामे को रजिस्टर करने की, वो खत्म कर दिए गए और अब सिर्फ सब रजिस्ट्रार, कंसर्न सब रजिस्ट्रार, उनके पास इख्तियार है कि वो किरायानामे को रजिस्टर कर सके। अब ये तो आपको बात पता चल गई रजिस्ट्रेशन और उसकी पावर्स। अब है किरायानामे की बेसिक, हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है किरायानामे की। सबसे पहले तो जब आप किरायानामा करते हैं तो वो एक स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, उसमें पार्टीज की तमाम तफसीलात होनी चाहिए, मालिक का नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, इसी तरह किराएदार की, और मालिक अपनी तफसील बताए कि वो इस किराएदारी पे दी जाने वाली जो जगह है उसका मालिक कैसे बना, कि आया किसी विरासती इंतकाल के जरिए वो मालिक है, उसने वो किसी शख्स से परचेज की है तो वो अपने सेल डीड के कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स या जो तफसीलात हैं वो साथ लगाएगा, और उसके अलावा या किसी भी और तरीके से अगर कोई मैनेजर है जो ऑथोराइज्ड है किसी जगह को किराए पे देने की, तो वो अपनी जो है अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी वो साथ लगाएगा। ये आप दूसरी क्लॉज बन जाएगी। पहली क्लॉज में आप पार्टीज को डिस्क्राइब करेंगे, दूसरी क्लॉज में आप जो ओनरशिप है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लॉज पे बढ़ते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को किराए पे दिया जा रहा है उसकी तमाम तर तफसीलात होनी चाहिए, उसका नक्शा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी हाइट, उसकी विड्थ और जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन के बाद आप आ जाते हैं रेट ऑफ रेंट पे, कि किराए पे दी जा रही है तो किराया कितना होगा, हर साल किराया बढ़ेगा कितना, ठीक है, और क्या वो 5% है, 10% है, या अगर आप उसकी भी तफसीलात देना चाहते हैं एग्जैक्टली उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके तो वो भी आप ईयरली दे सकते हैं। इसके बाद है रेंट तो आपका हो गया। इसके बाद है जी आपकी एडवांस मनी, सिक्योरिटी या जिसको पगड़ी कहते हैं। ये तीन बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो भी तफसीलात हैं, आया कोई सिक्योरिटी दी गई है, कोई एडवांस रेंट दिया गया या पगड़ी है, तो वो भी उस किरायानामे में लिखा जाना ज़रूरी है। उसके अलावा मालिक मकान की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो भी लिखी जाएं, जो किराएदार की जिम्मेदारियां हैं प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की, उसकी तोड़ फोड़ ना करने की, रास्ते में रुकावट ना डालने की और उसको अच्छी तरह मेंटेन, रिपेयर वगैरह करने की, वो लिखी जाएंगी। इसके अलावा वो तमाम शराइत जो दोनों पार्टीज बाहमी रजामंदी से जिस पे मुत्तफिक हों वो तमाम बातें इस पे लिखी जाएंगी। इसके अलावा अगर दोनों पार्टीज चाहती हैं कि उनके दरमियान फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट पैदा होते हैं और वो अदालतों का रुख ना करें तो उसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज का भी जिक्र
क्लॉज का मतलब है कि कोई ऐसी शिक जिसके तहत आप ये वाज़ेह कर दें कि अगर किराएदार और मालिक में किसी किस्म का कोई तनाज़ा होता है तो वो अदालत में रुजू करने से पहले किसी भी शख्स या किसी भी अशखास से रुजू करके अपना मामला पहले उनके पास पेश करेंगे। आर्बिट्रेशन के बाद आपने आ जाना है विटनेसेस के ऊपर और सिग्नेचर्स के ऊपर। आपने उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है, उस पर सिग्नेचर्स करने हैं, साइन थंब इम्प्रेशन लगाना है, और सिर्फ अपना पार्टीज का नहीं, पार्टीज ने अपने दो अटेस्टिंग विटनेसेस का भी करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन चूंकि अब रेंट रजिस्ट्रार के पास नहीं है, सिर्फ सब रजिस्ट्रार के पास है, तो इसके लिए जो एनुअल एवरेज रेंट है उसका 3.25% बतौर स्टैंप ड्यूटी आपने पे करनी है। उसके अलावा कुछ एक्साइज टैक्सेस हैं, कुछ लोकल कमीशन की फीस है, और ये तमाम जो वाजिबात हैं इसको अदा करने के बाद आप अपने किराएनामे को प्रॉपर रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आपका किराएनामा रजिस्टर्ड होगा तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट 4 से 6 महीनों के अंदर अदालत मजबूर है आपका केस डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारा ये रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का कानून है उसने बाउंड किया हुआ है अदालतों को कि 6 महीने के अंदर इन टोटल, जिसमें 4 महीने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेगी स्पेशल जज रेंट के पास, और अगर दूसरी पार्टी उसकी अपील करती है तो वो 2 महीनों के अंदर अपील डिसाइड होगी, यानी टोटल 6 महीनों के अंदर आपको टोटल इसका रिलीफ मिलेगा। अब इसकी फाइलिंग ऑफ सूट, इसका प्रोसीजर, इसकी अपील्स, इन सब का प्रोसीजर देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड 3 में है, वीडियो नंबर 3 में है, वो ज़रूर देखें, और मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।